Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 10th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे कैसे होते हैं, उनके ही जैसे होते हैं, प्लांट्स के प्लांट जैसे होते हैं, एनिमल्स के एनिमल जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम कैसे पॉसिबल होता है। बच्चों एक सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी फंक्शन नहीं है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जबकि एक इंडिविजुअल के अंदर जो हमने लाइफ प्रोसेस के अदर सिस्टम्स पढ़े था, जैसे कि न्यूट्रिशन सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये असेंशियल सिस्टम्स होते हैं कि अगर इनमें से एक भी एलिमिनेट हो जाता है तो हमारी लाइफ वर्क नहीं करेगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, आपने खाना खाया, खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन मौजूद होता है वो आपके ब्लड के अंदर चला जाता है और उस ब्लड के जरिए आपका जो लाइफ का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपनी दूसरी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब भी आपकी लाइफ चलती रहेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करता है मोर इंडिविजुअल्स को, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करता है, तो उस दौरान बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है, बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि एक इंडिविजुअल्स की इतनी सारी एनर्जी भी लॉस होती है और ये लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस भी नहीं है, फिर भी रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको क्लास के अंदर इसको डिस्कस करना है। ठीक है, आपका जो भी बच्चे आंसर होगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हमारे चारों तरफ जो ऑर्गेनिजम्स हमें मौजूद मिलते हैं वो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ देयर वाज टू बी ओनली वन, अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स होता और वो भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग होता, वो दूसरे मेंबर को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता अपनी तरह के, तो क्या होता, क्या हमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स अपनी अर्थ पर मौजूद मिलते, नहीं मिलते। नाउ इफ इट इज़ द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट ब्रिंग दैम टू आवर नोटिस, हम देखते हैं कि एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत सारे नंबर्स में मिलते हैं सिंगल स्पेसीज से। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन अर्थ पर नहीं, इंडिया के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, इतने सारे आपको ह्यूमन बींग्स मिल जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्पेसीज हुई। उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में अदर तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका रोज़ प्लांट हुआ, लोटस हुआ, या फिर आपका साल हुआ। बड़े बड़े पेड़ों की बात करें तो अगर साल की ही बात हम करने लगे तो बहुत सारे आपको नंबर्स ऑफ प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर स्पेसीज हुई। रोज़ को अगर आप देखें तो अलग अलग वेराइटी के नंबर्स ऑफ प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये क्या हुई, एक पर्टिकुलर स्पेसीज हुई। तो ये सारी पर्टिकुलर स्पेसीज इतने सारे नंबर्स में क्यों मिलती है, रिप्रोडक्शन की वजह से मिलती है। इनमें रिप्रोडक्शन होता है और इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। जब reproduction होता है और जो नए individuals बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू organisms create exact copy of themselves, how नहीं डू ऑर्गेनिज्म। तो क्या ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अपने जैसी कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स दिखते तो सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होती है। और ये बॉडी डिज़ाइंस कैसे बनती है, जो उनकी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है वो उनके जैसा होता है। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप, कि जैसे कि हम किसी एनिमल की बात करें तो एनिमल कुछ इस तरह से होता है ना। ठीक है, ऐसे 4 पैर होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जब उसकी दूसरी प्रोजेनी बनेगी तो उसकी ब्लूप्रिंट इस तरह का होगा कि उसके 4 पैर इस तरह से होने चाहिए, उसकी एक पूंछ होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह का ऐसे सिर होना चाहिए। बस ये मेरे कहने का मतलब है कि ये बॉडी डिज़ाइन एक तरीके का, मैं इतनी अच्छी पिक्चर नहीं बना रही हूँ। उसी तरीके से अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि 2 हाथ इधर होते हैं, 2 पैर इधर होते हैं। ये क्या हुआ बच्चा, ये बॉडी डिज़ाइन हुई। तो जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें पहला प्रोसेस जो होता है, जो मोस्ट बेसिक लेवल पर जो प्रोसेस होता है, वो क्या इन्वॉल्व होता है कि ब्लूप्रिंट बनानी है, अपनी बॉडी डिज़ाइन जो है उसकी कॉपी करनी है, उसकी ब्लूप्रिंट की कॉपी करनी है। अंदर के फंक्शंस क्या होंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरव्यू जो होना है, जो ब्लूप्रिंट बनना है बॉडी डिज़ाइन, वो ऐसी बननी है। ये रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप्स होती है। दूसरी बात, हमने 9th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर, उनमें इंफॉर्मेशंस होती है जो इनहेरिट होती है, पास करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल के अंदर देखा कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर आप एक क्रोमोसोम्स को हमने थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया बड़ा करके। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम्स ये डीएनए का बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस डीएनए को आप देखेंगे तो यहाँ पर हम डीएनए के अंदर देखें तो इस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं और इस जीन के अंदर हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है।
होती है। वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कि आपकी आइज़ का कलर रेड हो सकता है, ठीक है। अब अगर यही सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे इंडिविजुअल्स में पास हो जाती है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो क्या होता है, उस इंडिविजुअल्स की आइज़ भी रेड होती है। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाता है, तो आइज़ का कलर चेंज हो जाता है। और ये सिर्फ आइज़ के केस में नहीं है, हाइट के लिए अलग इन्फॉर्मेशन होती है, कलर के लिए, बॉडी कलर के लिए अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग सेगमेंट्स में होती है, और उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये किसका सेगमेंट है, डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ पर, ये जो आपकी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली ये आपका डीएनए होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो नाउ द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। ये इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है और ये प्रोटीन्स बनाता है। अब आप देखें कि अगर प्रोटीन बनाने में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर द बॉडी डिज़ाइन, तो बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। जो पहला बेसिक इवेंट होता है किसी भी प्रोसेस को हम करते हैं, तो पहला जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या है कि डीएनए की कॉपी को बनाना है। अब जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान दो कॉपीज बनती हैं डीएनए की, जब कोई सेल रिप्रोड्यूस कर रही होती है, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मान लीजिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स, ये डीएनए है। अब इस डीएनए की जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो सेल है इसकी कॉपी होगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि इसका दूसरा जो सेल है यहाँ पर दूसरा सेल बनना शुरू होगा। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushed out would not have any ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता, उसके अदर सेलुलर ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, गोल्जी एपरेटस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने सेल वाले स्ट्रक्चर में चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए रिप्रोडक्शन के दौरान कॉपी तो हो रही है डीएनए की, दूसरा न्यूक्लियस बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सारे सेलुलर ऑपरेटर्स, अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ न्यूक्लियस को बाहर कर देंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियस बन के आ गया और सारे सेलुलर ऑपरेटर्स नहीं है, तो इस तरीके से जो उस सेल की लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है उसके साथ साथ एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स जो हैं वो भी साथ में बनते हैं। डीएनए की कॉपी सेपरेट होती है और उसके साथ उसका अपना सेलुलर ऑपरेटर्स भी सेपरेट होता है। अगर इस वाली सेल से बाहर हो रही है दूसरी, यहाँ पर बड़ी सी सेल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका डीएनए जो है ये इसकी कॉपी बन रही है और ये दूसरा डीएनए आपका फॉर्म हो रहा है, तो इस दौरान अलग अलग सेलुलर ऑपरेटर्स भी फॉर्म होते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी था, यहाँ पे भी दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, राइबोसोम्स थे और दूसरा। तो इस दौरान जब सेल दूसरी साइड में जाती है, यहाँ पे सेल अलग अलग होती हैं, यहाँ पे डिवाइड होती है, तो ये आपका सारे सेलुलर ऑपरेटर्स भी फॉर्म होते हैं। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स, और जब एक सेल डिवाइड करती है तो वो दो सेल्स को जन्म देती है, ठीक है बच्चे। आने वाले इस चैप्टर में हम दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम फिजन आपको बताएंगे, ठीक है, और फिर दूसरा बताएंगे फ्यूज़न। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि फिजन में क्या होता है, एक चीज़ दो पार्ट्स में टूट जाती है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन के एक एक मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। यहाँ पर अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें, किसी ऑर्गेनिजम्स की, तो कोई ऑर्गेनिज्म से, मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा है। अब अमीबा क्या होता है, ये टूट जाता है दो पार्ट्स में, इसको हम फिजन कहते हैं। किसी भी जगह से टूटे इसको हम फिजन कहते हैं। फ्यूज़न का मतलब ये होता है बच्चे कि फ्यूज़न होता है जब दो चीज़ें आपस में आके मिलती हैं और वो एक चीज़ बना लेती हैं, ठीक है, ये फ्यूज़न होता है। तो फिजन एंड फ्यूज़न ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का सहारा लेकर, ठीक है। टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। देखिए दो जो सेल्स होती हैं, जो यहाँ पर हमने देखा कि दो सेल्स बनकर आई हैं, तो ये सेल्स सिमिलर हो सकती हैं बट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होती। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब इसका कैसे पता चलता है कि जो यहाँ पर कॉपी हो रही है, जो रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस हो रहा है कि डीएनए की कॉपी हो रही है, तो उस दौरान वो कितना एक्यूरेटली कॉपी कर पा रहा है उससे हमें पता चलता है। अब हमें ये तो पता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन बच्चे एक्चुअली में एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती, क्योंकि जिस दौरान कॉपी हो रही होती है तो क्या पता वो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर रहा है या फिर उसमें कुछ जो उसका जीन है उसमें कुछ ऑल्टर हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग जा रही है। दिस इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव द सम वेरिएशन ईच टाइम। ये प्लीज़ याद रखें
क्या होता है, जब रेप्रोडक्शन होता है, डीएनए की कॉपी होती है, तो उस दौरान जो कॉपी बन रही है उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक बार में जब कॉपी बनती है तो थोड़ा सा जीन में चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए हम सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग दिखते हैं, भले ही हमारे पेरेंट्स से सिमिलर हों, लेकिन एग्जैक्ट पेरेंट जैसे नहीं होते, क्योंकि जब हमारी कॉपी बन रही थी, हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा था हमारे पेरेंट बॉडी के अंदर, तो उस दौरान उसमें चेंजेस आते हैं। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड बी सिमिलर। अब जो डीएनए की कॉपी बनी सिमिलर तो होगी वो, बट आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं कि वो ड्रास्टिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। अब ऐसे केसेस में जो डीएनए है, जो नया डीएनए फॉर्म हुआ है, वो वर्क नहीं करता सेलुलर एपरेटस के साथ जो उसको मिला है, इनहेरिट हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसके सेलुलर एपरेटस भी उसके साथ डिवाइड होते हैं, अलग अलग जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग बनता है, राइबोसोम्स अलग बनता है। तो अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाता है डीएनए के अंदर, नए डीएनए के अंदर, तो वो ऐसे केसेस में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो जो न्यू बॉर्न सेल बनी थी वो सिंपली डाई हो जाती है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि कुछ मैनी अदर्स वेरिएशंस होती हैं डीएनए के अंदर, उनमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता और वो सेल्स सर्वाइव कर जाती हैं। सबटली बहुत थोड़े से चेंजेस उसके अंदर आते हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारे सिबलिंग्स थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, बिल्कुल एक से भी नहीं होते और बहुत अलग भी नहीं होते, कुछ चेंजेस उनके अंदर होते हैं, ठीक है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, एज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इवोल्यूशन का प्रोसेस हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो ये चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशन का इंपॉर्टेंस हम यहाँ समझने वाले हैं कि वेरिएशंस एक ह्यूमन बींग्स को या किसी भी इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। कुछ ही केसेस ऐसे हैं, बहुत फ्यू केसेस ऐसे हैं जहाँ पर वेरिएशंस की वजह से कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि हम मौत का केस पढ़ेंगे, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है मौत, तो उसका भी अभी बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं ये एक्चुअल में जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। कोई भी पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन बींग्स हो, वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, उनमें क्या होता है, एक वेल डिफाइंड प्लेस होता है जिसको हम निश कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो उनकी एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। जब आप इकोसिस्टम अगर पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप निश को ऐसे समझेंगे कि एक ऑर्गेनिजम्स की वो सारी एसेंशियल कंडीशन जहाँ पर वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकता है, उसको खाना मिल सकता है, उसको मेटिंग के लिए प्लेस मिल सकता है, उसको वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि एक पर्टिकुलर जगह है कोई, कि किसी एरिया में कुछ ऐसी जगह बना दी है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब से कि टेम्परेचर सही होना चाहिए, ठीक है, फूड अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसी सारी कंडीशंस जब अवेलेबल होती हैं तो उस जगह पर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, वो उसका हम निश कहते हैं, ठीक है। अब डीएनए की जो कंसिस्टेंसी है जब वो कॉपी कर रहा है, उस दौरान ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मेंटेन रहे, उस फीचर्स को डिज़ाइन कर सके जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर निश को ऑक्यूपाई कर सके। मैं आपको ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल से समझाती हूँ। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर जगह क्या चाहिए निश बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, हमारे एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री से जनरली टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। उसके अलावा फूड अवेलेबल हो, तो ये सारी चीज़ें, शेल्टर हो, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जब हमारी कॉपी होती है, जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो उस दौरान जो डीएनए की कॉपी बनती है वो इस तरह की बनती है कि ताकि दूसरा बनने वाला ऑर्गेनिजम्स भी इन सारी कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, ठीक है। नाउ अब इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज। तो रिप्रोडक्शन से हमें ये समझ में आता है एक्चुअल में ये लिंक्ड होता है जब स्टेबिलिटी हो सके किसी भी स्पेसीज की। ऐसा ना हो कि हम प्रोड्यूस हुए लेकिन हमारे पास तो वो एबिलिटी नहीं है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा कर सकें, या हम शेल्टर के दौरान अपने आप को दूसरी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इतना आसानी से कोई समझाएगा नहीं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि निश क्या होती है और उसका क्या कंसेप्ट है। नाउ अब निशेस जो होती हैं बच्चों, वो चेंज हो सकती हैं अदर रीजंस की वजह से। उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या वाटर लेवल है वो वेरी करता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर पानी है और पानी की सतह पर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को आदत होती है कि थोड़ा सा पानी अवेलेबल हो और कुछ लैंड सरफेस हो। लेकिन अगर पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो तो पानी के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है,
ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो हल्के टेम्परेचर पे रहते हैं, कम टेम्परेचर में, अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो उनका निश खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निश के चेंज होने के अदर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ये नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, या वाटर लेवल आपका बढ़ा, या फिर किसी मीटेराइट ने हिट करा। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर मीटेराइट अगर हिट करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ नया सब्सटेंस आके नीचे गिर जाता है जो स्पेस से आ रहा होता है, या फिर वहाँ पे कुछ बर्न हो जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों इनकी वजह से क्या होता है, कभी कभी एक ऑर्गेनिजम्स का जो निश है, पर्टिकुलर निश, वो चेंज हो जाता है, वो ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड हो जाता है, और ऐसे केसेस में कभी कभी पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाती है। जैसे कि हम डायनासोर्स के केसेस में पढ़ते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी कि जो वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सके, उनका निश खराब हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखें इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन द फ्यू इंडिविजुअल्स इन दीज पॉपुलेशन, लेकिन अगर उन पॉपुलेशंस में से कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे कि जो उस कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पढ़ते हैं डार्विन की, तो उसमें क्या है कि अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आप सर्वाइव करते रहते हैं, यानी कि आपकी बेस्ट फिट आप होते हैं। नाउ हम यहाँ पे एक बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया की। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो टेम्परेट वाटर में रहते हैं। टेम्परेट वाटर क्या है, ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है और यहाँ पर आपका इक्वेटर है, तो ये दोनों रीजन आपके टेम्परेट रीजन होते हैं। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, अब टेम्परेट रीजन में रहने वाला बैक्टीरिया अगर वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो क्या होता है, बैक्टीरिया डाई कर जाते हैं। ठीक है, बट फ्यू वेरिएंट्स रेसिस्टेंट होते हैं उस हीट के भी। ठीक है, और वो फर्दर ग्रो करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि वेरिएशन कुछ हद तक यूजफुल होती है, ह्यूमंस नहीं, सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज ओवर द टाइम। अदर स्पेसीज के ओवर द टाइम सर्वाइवल करने के लिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम मॉथ का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मॉथ एक्चुअली बच्चों एक इंसेक्ट होता है, उसका जो मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई, मुझे लगानी चाहिए थी। उसमें क्या होता है, उसका जो कलर होता है ना, वो वुड जैसा कलर होता है, वो वुड जैसी जगह पर होती है, स्टोन लाइक उस पर उसका वुड जैसा कलर होता है, तो वो कैमोफ्लेज हो जाती थी। लेकिन जब उसके डीएनए में चेंजेस आए तो उसका कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन ब्लैक वाली आई और नए ऑर्गेनिजम्स ब्लैक कलर के पैदा होने लगे। अब उस दौरान क्या हुआ, ब्लैक ऑर्गेनिजम्स एकदम से दिखने लगा, हाईलाइट होने लगा, तो उसको अदर प्रीडेटर्स ने उसको खा लिया। तो इससे क्या होता है कि ये वाला जो वेरिएशन था ये मॉथ के केस में यूजफुल नहीं था, लेकिन वेरिएशंस जनरली हमें यूजफुल देखने को मिलते हैं स्पीसीज के अंदर। नाउ